मित्रों नमस्कार। आज हम लोग मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पर बातचीत करेंगे। विशेष रूप से असाध्य वीणा जो अज्ञेय जी की लंबी और प्रसिद्ध कविता है, उसके सापेक्ष इस कविता को लेंगे। कई बार सापेक्ष और तुलनात्मक दृष्टियों से सम्यक आलोक पड़ता है, संपूर्ण दृष्टि पड़ती है। सम इच्छा या सम आलोचना इसी को कहते हैं। तो अंधेरे में कविता, जिसका प्रारंभिक नाम आशंका के द्वीप था, बाद में मुक्तिबोध ने उसे हटा दिया। यह एक तरह की पदार्थ भौमिक या पदार्थ आध्यात्मिक कविता है। अभी तक इस कविता पर इस दृष्टिकोण से विचार नहीं हुआ है। प्रायः लोग मार्क्सवाद के ही प्रकाश में इस कविता के अर्थों को खोलते हैं। यही ढर्रा भी रहा है। यह ठीक है कि मुक्तिबोध एक मार्क्सवादी कवि थे। मार्क्सवाद के राजनैतिक दर्शन में उनका विश्वास था, लेकिन साथ ही साथ वो हेनरी बर्गसा के एलन वाइटल या प्रमुख जीवनी शक्ति के दर्शन में भी विश्वास करते थे, जिसमें अपने जीवन के अर्थ को, उसकी मीनिंगफुलनेस को, उसकी सार्थकता को खोजने की एक बेचैन प्यास और छटपटाहट मौजूद है। मार्क्सवाद में इस तरह के प्यास की न कहीं कोई गणना है, न कहीं कोई उसकी ज़रूरत ही है। वहाँ व्यक्ति की जैविकता का पर्यवसान इतने से पूरा हो जाता है कि उसने एक सक्षम योगदान दिया है, विचार के अर्थ में या वर्ग को प्रशिक्षित करने के अर्थ में। आइडियोलॉग्स की भूमिका है, विचारकों की भूमिका है और कार्यकर्ताओं की भूमिका है। इसके बाद मनुष्य समाज का क्या होगा, या मनुष्य समाज किस तरह की प्रगति करेगा, या प्रगति करता हुआ कहाँ पहुँचेगा, उसके व्यक्तिगत जीवन का जो सेल्फ है, जो उसकी आत्मा का समुच्चय है, उसका अर्थ कहाँ खुलेगा, या किस तरह के सुख शांति का प्रबोधन उसकी अंतरात्मा में होगा, मार्क्सवाद इस पर मौन है। वहाँ एक कल्पित विचार है, एक भावनात्मक प्रादर्श, एक यूटोपिया, जिसमें मानकर चला जा रहा है कि पहले हम क्रांति घटित कर लें, उसे चरितार्थ कर लें, इसके बाद तो हम व्यक्ति के अर्थ को खोलेंगे, क्योंकि वह तो अंतिम उद्देश्य ही है। व्यक्ति अपने अर्थ को पा सके, यही तो उसका उद्देश्य है। ऐसा मनलोभन उनका वादा है, लेकिन उस पर वो कहीं कोई चर्चा नहीं करते। इसलिए मुक्तिबोध की इस कविता के सम्यक अर्थ को राजनैतिक मतवाद, जिसका प्रमुख आधार मार्क्सवाद ही है, उसको पाया नहीं जा सकता। मुक्तिबोध की जो सांस्कारिक ज़मीन है, वो भारतीय परंपरा की ज़मीन है। उसमें व्याघात बहुत सारे आए हैं जो उनके जीवन से पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी मूल ज़मीन, जो सांस्कारिक ज़मीन है, उनके अपने महाराष्ट्रियन परिवार से जो आ रही है, उनके पिता से आ रही है, मुक्तिबोध ब्राह्मण परिवार से आ रही है। एक सांस्कारिक जीन उनके भीतर वो ट्रांसफ़र होकर आ रही है, और उस परिप्रेक्ष्य से वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं। उस प्रशिक्षण से अनजाने ही बहुत सारी चीज़ें उनकी कविता में आ रही हैं, जिनको वो अपनी जीवनी शक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त करते हैं और खोलने की कोशिश कर रहे हैं। नया खून नामक पत्र में
जो उनकी कविताएं प्रकाशित हो रही थीं, वे लगभग एक बेचैन आत्मा की तड़प हैं, जिनमें से एक दो कविताएं तार सप्तक में भी दी गई हैं। अपने जीवन का अर्थ पाने की एक कुलबुलाहट मुक्तिबोध में मौजूद है। ठीक उसी तरह से जैसे छायावादियों के भीतर अपने स्वचेतन अंश को समझने की चेष्टा है, प्रसाद में है, निराला में है, महादेवी में है और सबसे अधिक पंत में है। जिज्ञासा की जो कविता है वहाँ पंत जी मौजूद हैं। अपने बेचैन मन को समझने की एक तैयारी जो छायावादियों की दिखाई देती है और जिसके कारण ही मुक्तिबोध की ये अंधेरे में कविता अत्यंत विशिष्ट बन जाती है, वो छायावादियों में भी है और उससे होती हुई वो मुक्तिबोध जैसे कवियों में आई है। पहली बात तो यही कि यह जो कंट्राडिक्शन है मुक्तिबोध का, जहाँ जीवनी शक्ति को प्रेरित करने वाले दार्शनिक हेनरी बर्गसा हैं और सामाजिक यूटोपिया को रचने वाले कार्ल मार्क्स हैं, ये दोनों भिन्न धाराएं हैं जो मुक्तिबोध में आकर मिल रही हैं। हेनरी बर्गसा का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्वयं मुक्तिबोध उसका उल्लेख करते हैं, तार सप्तक के आत्मकथ्य में उसका उल्लेख करते हैं। ये दीगर बात है कि वो कहते हैं कि मार्क्सवाद को पाने के बाद उन्हें लगता है कि उनको एक अभिव्यक्ति का मुकम्मल प्रकाश मिल गया है, लेकिन मेरा मानना है और उनकी कविताओं के आधार पर सप्रमाण ये कहा जा सकता है कि जीवनी शक्ति का विस्फोट जो चुपचाप अनेकानेक स्रोतों से होता रहता है, अनेकानेक बिंबों के माध्यम से मुक्तिबोध की कविता में दिखाई देता है और वो एक सुंदर समन्वय घटित करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक क्रांति का बिंदु पहचान लेते हैं जहाँ पर सामाजिक क्रांति भी आकर ठहर जाती है। उनकी ये कविता अंधेरे में इस बेचैनी को और इस सिंथेसिस को पाना चाहती है। वह एक फांसीवाद की आशंका से घबराए कवि हैं और उनको डर है कि ऐसा हिंदुस्तान के समाज में होगा, क्योंकि उनकी किताब भारत इतिहास और संस्कृति मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा बैन कर दी गई है, वगैरह वगैरह ढेर सारी बातें कही जाती हैं कि उन्होंने एक फासिज्म के एक तरीके को देखा था, एक रूप को देखा था। मूल बात हमें ये समझनी चाहिए कि किसी भी शासन व्यवस्था में राज्य सरकार का जो सत्तावाद है, सरकारवाद है, वो सदैव किसी न किसी रूप में उपस्थित रहता है। वो तब भी उपस्थित है जब उनके प्रिय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। उस समय भी यह सर्वसत्तावाद उपस्थित था और उसमें यह दिखाई देता है। जो शीर्षक ही उन्होंने चुना, चांद का मुंह टेढ़ा है, जिसको लोग कहते हैं कि वो एक मोहभंग का शीर्षक है, नेहरूवियन मॉडल से जो उनका मोहभंग हो रहा है उसका वह एक रूप है। संभव है कि नेहरू से उनका मोहभंग हुआ हो, लेकिन हम जानते हैं कि अपनी विक्षेपावस्था में भी वह जागकर नेहरू जी का समाचार पूछते रहते थे। इससे ये पता चलता है कि उनके भ्रंशित मन में जो सिजोफ्रेनिया का शिकार है, उसमें भी नेहरू किस गहरे तल में समाये हुए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ इस बात पर रुकने का मन करता है और मैं साहित्य के विद्यार्थियों से आग्रह भी करूँगा कि प्रचलित ढर्रों या जुमलों से अंधेरे में कविता को न देखें। यहाँ मुक्तिबोध मार्क्सवाद के कोई
प्रोपेगेंडिस्ट नहीं हैं, कवि होता भी नहीं है। मार्क्सवाद से बाहर और इतर जाकर मुक्तिबोध एक बड़े कवि हैं और कवि होने की सारी शर्तों को वो पूरा करते हैं। और यदि ये भी कहा जा सके कि नई कविता के ज़माने में महाकवित्व क्या होता है, अगर नए बिंबों की योजना, नए रचना विधान में प्रस्तुत करने की क्षमता, महागाथात्मक काव्य, बड़े आख्यान बुनना या मिथ मेकिंग करना, ऐसी मिथ मेकिंग जो इस संसार के सापेक्ष काउंटर वर्ल्ड प्रति संसार की रचना करती हो, तो मुक्तिबोध उन सभी अर्थों में, शास्त्रीय अर्थों में नहीं, उन सभी अर्थों में बिखराव के इतने विराट पैमाने पर वो एक महाकवि की तरह व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं। उनके पास पूरा सामान है। ये एक अलग बात है कि इस तरह का कोई वो महल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरह का वो आख्यान जरूर खड़ा कर रहे हैं जो उनकी लगभग हर कविता में अंडर करेंट की तरह चल रहा है। उनकी जितनी भी कविताएं हैं जिनको वो स्वयं नागात्मक कविताएं कहते हैं, ये एक काउंटर वर्ल्ड की रचना कर रहे हैं, एक प्रति संसार की रचना कर रहे हैं जो इस संसार के समांतर गोपन है, गुह्य है और छिपा हुआ है। और वहीं पर हेनरी बर्गसा भी मुझे दिखाई देते हैं। उनकी जो जीवनी शक्ति है, फोर्स है, जो प्रति संसार बुनने की शक्ति रखती है, वो मुक्तिबोध में सक्रियता से उपस्थित दिखाई देता है। संभव है कि मुक्तिबोध ने उससे छुटकारा पा लिया हो। संभव है कि मार्क्सवाद के आने के बाद हेनरी बर्गसा में उनको रुचि न रह गई हो, लेकिन उसका एक सूक्ष्म संस्कार उनके भीतर दिखाई देता है। तो मोटे में तीनों तरह के संस्कार, उनके पारिवारिक महाराष्ट्रियन परिवार के जो गहरे संस्कार हैं, आस्थावादी मन के, जो उनके पास उनकी माताजी से आए थे, एक तो वो परतदार संस्कार हैं। दूसरे संस्कार जो साहित्यिक बिरादरी से उन्होंने प्राप्त किए हैं, जिसमें वो अपने को इस्टैब्लिश करना चाहते हैं और एक तरह के आत्मसंघर्ष से गुजर रहे हैं। उज्जैन से लेकर नागपुर तक निजत्व भाप है बेचैन, कहाँ जाऊँ दिल्ली या उज्जैन। ये दो केंद्र हैं। एक सांस्कृतिक केंद्र है जिसका प्रतीक उज्जैन है, एक राजनैतिक केंद्र है जिसका प्रतीक दिल्ली है। उज्जैन का संबंध उस काव्यानुभूति से है जो जिसमें जीवनी शक्ति प्रकट होना चाहती है, ये बर्गसोनियन है। और दिल्ली उस काव्यानुभूति के केंद्र में है जिसमें वह सत्ता को बदलना चाहने की इच्छा रखते होंगे या उसे स्थिर रखे होंगे, क्योंकि उनके प्रिय नायक जवाहरलाल अभी सत्ता में हैं, तो उनको उतनी कोई बड़ी बेचैनी नहीं है। लेकिन एक जनपक्ष अचेतन मन में है जो इन सब बातों से भी घबराया हुआ है, क्योंकि शास्त्र में, मार्क्सवाद के शास्त्र में जिस तरह की क्रांति की बात कही गई है, जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व वैसी क्रांति का प्रतीक नहीं है। इसलिए निश्चय ही अंदरूनी तौर पर एक मार्क्सवादी कवि के नाते वह पूर्ण बदलाव की मांग करेंगे जिसका केंद्र दिल्ली है। लेकिन उनके भीतर जो उनकी सांस्कारिकता है, उनकी सांस्कारिक पृष्ठभूमि है, जिसमें भारतीय मूल्यों पर आस्था है, जिसके केंद्र में तिलक और गांधी हैं, वो एक बहुत बड़ी शक्ति है उनकी कविता की। और अंधेरे में कविता में बाकायदा तिलक और गांधी दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि तिलक को चोट लगी हुई है, जिसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये जो स्वराज है, भारत का अपना राज उनके केंद्र में है, उससे बाहर नहीं है। वह भारत की भारतीयता का एक समांतर आख्यान प्रस्तुत करना चाहते हैं।